नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में 4 लाल हुए हैं। 3 लाल तो सबने सुना है, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल जी। एक लाल 2014 में हरियाणा की राजनीति में उदय हुआ और मनोहर लाल जी उनका नाम है। तीनों लाल तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन चौथे मनोहर लाल जी हरियाणा से बाहर होते हुए भी हरियाणा में रहते हैं। वो भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन उनका मन हरियाणा में रहता है। और हरियाणा की राजनीति में कुछ लोग उनको संत की उपाधि देते हैं, तो कुछ लोग उनको चाणक्य की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि हरियाणा की राजनीति में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसको मनोहर लाल जी ही हिलाते हैं। लेकिन मनोहर लाल जी दिल के इतने साफ हैं कि दिल की बातें जो वहाँ पे उनके आ जाती हैं। अगर वो किसी से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत दिखाते हैं, अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम दिखाते हैं। और हरियाणा की राजनीति के 3 लालों के प्रति उनका जो अंदर के नज़रिया है वो देर सवेर प्रकट होता रहता है। पिछले दिनों उन्होंने कह दिया था कि चौधरी भजनलाल जी का एक किस्सा सुनाया था उन्होंने, कि एक आदमी पटवारी की शिकायत करने के लिए चंडीगढ़ चौधरी भजनलाल जी के पास गए और उनसे कहा कि फलाना पटवारी 200 रुपये मांग रहा है। तो उन्होंने उसको चाय पिलाई, इज्जत दी और 500 रुपये अपनी जेब से दिए कि उस 200 रुपये उसको दे के वहीं ना काम चल जाता। इस पर कुलदीप बिश्नोई नाराज़ हुए, कुलदीप बिश्नोई को मनाया गया। कुलदीप बिश्नोई मान गए क्योंकि कोई और चारा नहीं था। अब उन्होंने इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब शर्तें तय की जा रही थी चौधरी बंसीलाल जी के साथ गठबंधन के लिए, तो एज ए संगठन मंत्री उनको भेजा गया चौधरी बंसीलाल जी के पास। और उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से कहा कि बंसीलाल जी, इमरजेंसी में एक नारा बहुत चला था कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, तो इसको हम कैसे देखेंगे। और इस नारे के बाद चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत संभालने का दावा कर रहे हैं वो लोग सुनने हो गए। चुपचाप सब ने जैसे कान पे हाथ रख के, जूत रख के बैठे हैं वो लोग। लेकिन जो चौधरी बंसीलाल जी को पसंद करते हैं हरियाणा के लोग, उनको इस पे ऐतराज़ हुआ कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। हालांकि ये सच्चाई है कि इमरजेंसी में ये नारा खूब चला था और हरियाणा में भी चला था, इसलिए चौधरी बंसीलाल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी के बारे में इन तरह के शब्दों की मनोहर लाल खट्टर के मुंह से सुने जाएंगे, इसकी लोग उम्मीद नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आज तक की हरियाणा की राजनीति के इतिहास को आप देखें तो सारे मुख्यमंत्रियों को आप एक पाले में रख दो और चौधरी बंसीलाल जी को एक में रख दो, तब भी उनका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि छोटे से एक हरियाणा को, नए नए बने हरियाणा को, अगर आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा को चौधरी बंसीलाल जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिसने हरियाणा के आधारभूत ढांचे को आगे बढ़ाया, उसको इतना मजबूत किया कि इतना भ्रष्टाचार और करप्शन होते हुए भी आज हरियाणा फिर भी टिका हुआ है। हरियाणवी भाषा में कहें तो इसको फोड़ फोड़ के लोग खा रहे हैं, लेकिन ये तब भी टिका हुआ है। इसके अलावा अभी बस्ताड़ा टोल पे मनोहर लाल जी रुके थे और उन्होंने एक और घोषणा की कि हरियाणा में गरीबी ख़त्म हो गई है। अगर हरियाणा में गरीबी ख़त्म हो गई है तो ये लाखों लोग जो सरकारी राशन लेते हैं ये कौन हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बात यह है कि चौधरी बंसीलाल जी की आलोचना करने का दम मनोहर लाल जी किस हैसियत से रखते हैं, या मनोहर लाल जी जिस बात का दावा कर रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के साथ उन्होंने ये बात कही, क्या वो गठबंधन करवाने में उनका कोई योगदान था। जहाँ तक राजनीतिक जानकारियाँ हैं, ये चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी हविपा का गठबंधन प्रदीप कौशल जी के सहयोग से सुषमा स्वराज ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से बोल के करवाया था और उस समय हरियाणा में संगठन मंत्री की कोई हैसियत होती नहीं थी। तो क्या चौधरी बंसीलाल जैसे व्यक्तित्व के सामने मनोहर लाल जी ये कहने का साहस कर सकते हैं, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। सर जी, रोहतक रहते हुए आपने भी संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल जी को देखा ही होगा कभी ना कभी। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने उनको देखा है।
अभी भाजपा के संगठन मंत्री हैं कोई फणींद्र नाथ, कुछ ऐसे, फणींद्र शर्मा, उनको भाजपा वालों के अलावा कोई नहीं जानता। तो जिस समय 1996 में मतलब मनोहर लाल जी की इतनी कुव्वत थी राजनीति की, वो जाके बंसीलाल जी को ये बात कह सकें, ये बात हजम होती है आपको? देखिए 1996 वो साल है जब मैंने पत्रकारिता में प्रवेश किया था। चौधरी बंसीलाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, सरकार नई नई बनी थी और बिजली सुधारों को वो गति देने का काम कर रहे थे बड़ी तेजी से। जहाँ वो छोड़ के गए थे बिजली की स्थिति और विकास की, उनको एक सनक थी, धुन थी कि मैंने और इसको आगे बढ़ाना। तो बिजली का निजीकरण का जो सारा काम था कंपनियों को देने का, वो चौधरी बंसीलाल ने शुरू किया था उस दौर में। मैंने 96 से लेके कभी भी, जब तक ये लोकसभा चुनाव के प्रभारी 2014 में बने हैं, अब इससे या तो आप मेरी नासमझी समझें, मैंने मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं सुना था। 96 की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने नहीं सुना था। दूसरे बुनियादी बात यह है कि हमारी सभ्यता में और इनकी जो सनातनी सभ्यता होने का ये जो दावा करते हैं, उसमें परंपरा है कि दिवंगत व्यक्तियों के विषय में आप कोई टिप्पणी ना करें, खासतौर से ऐसी टिप्पणी ना करें जो उनके परिवारजनों को, उनके समर्थकों को जिससे पीड़ा हो। क्योंकि मनुष्य जो है गलत और सही से मिलकर बना है। कोई इस सृष्टि में ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर तमाम खूबियां ही खूबियां हों। बंसीलाल जी आलोचनाओं से परे नहीं है, कोई नहीं हो सकता। जिसने मनुष्य रूप में इस धरती पे जो उतरा है, वो ऐसे, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जीवन गाथा ऐसी होती है कि उस पर सवाल उठते ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर क्या नहीं उठे? भगवान श्री कृष्ण पर नहीं उठे? किस पे नहीं उठे? वो सब लोग जो सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, समाज जीवन में रहे हैं, वो विवाद उनके साथ जुड़ी जाते हैं और उन लोगों की अपने अपने सोचने का तरीका है। तो अब इन मामलों में, दोनों में, जो चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल का जिक्र हुआ है, उनके परिवारजन आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। चुप बैठे। उनको अगर क्रोध आया भी है तो वो नकली क्रोध था। वो इसलिए आया कि पहले वो समर्थकों में क्रोध गया और उन्होंने एक ताना देना शुरू करा, उलाहना देना शुरू करा कि तुम कैसी संतान हो, कैसी औलाद हो, कैसे उनके वंशज हो, कि एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ ये बात कर रहा है और हम तो कुछ नहीं कह रहे हो। तो जैसे तैसे कह रहे हो, भजनलाल जी वाला मामला तो शांत हो गया। उन्होंने कहा कि जो क्षमा मांगी है, हालांकि क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है रेखा शर्मा, पर चलो उनका मसला है, हो गया सो हो गया। अब लोग ये आशा कर रहे हैं कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो हैं वो कुछ बोलेंगी। उधर से तो आवाज़ ही नहीं आ रही, चूं भी नहीं जी, है ना, मतलब रत्ती भर चूं नहीं। हाँ, तो होता क्या है कि राजनीति में कई बार चाहे अनचाहे, जाने अनजाने बहुत समझौते करने पड़ते, दुनिया की बात। तो इस चीज़ की, खैर मुझे तो कम से कम, मैं तो ये शिकायत नहीं करता, ना कुलदीप से थी, ना किरण चौधरी से थी, ना हमें ये लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि इतनी सी बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो इस्तीफा वगैरह नहीं देंगे और ना ही वो कुछ ऐसा कहेंगे कि भी मनोहर लाल जी से माफ़ी मंगवाना ये उतना ही कठिन काम है जितना चौधरी बंसीलाल के सामने खड़े होकर शर्त रखना। दोनों बराबर की बात है। चूँकि मनोहर लाल जी जो हैं वो मौलिक रूप से हैं प्रचारक, और प्रचारक सारी जिंदगी केवल आदेशों को मानता रहता, उस क्रम में जो उनकी हिरार्की है उसमें यही है। और वो आगे आशा करता कि जो मैंने कह दिया है वो आप्त वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैडर है वो सब इसी नीति पे चलता है। तो मनोहर लाल जी के खिलाफ वो मन में तो शायद कोई विचार आ जाए, सामने नहीं कहेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस मिलता है नेता को कि तेरे खिलाफ कोई नहीं है, तो एक कॉन्फिडेंस तो ये मिल गया कि ये लोग सत्ताजीवी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारी पार्टी को, तो ये तो क्यों नहीं करें। इनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं। उनकी अपनी पार्टी में वो अनुशासन के नाम पे है, जैसे भी उनका तो परंपरा ही है इस तरह की, वहाँ भी है। तो एक कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि मैं जो कहूँगा वो लोग मान लेंगे। हाँ, तो वो विवादित बयान अक्सर देते रहते हैं, ये एक कोई पहला नहीं है, कितनी बार उन्होंने कहा है। तो बाकी जहाँ तक मेरी समझ है कि चौधरी बंसीलाल का जो कद था 1996 में भी बहुत बड़ा था। 96 में भी मतलब गठबंधन है विपा और भाजपा का,
उसमें बंसीलाल जी का कोई, ये इनका मनोहर लाल जी का कोई भूमिका हो सकती है, यही नहीं गले चलो उतर रही मान बात लो है। उन्होंने कहा कि मुझे संगठन ने अधिकृत किया और मैं संगठन मंत्री होने के नाते गया, तो क्या केवल एक यही बात बची थी? और भी तो बहुत सारी चीजें थी। इस नारे को लेकर अगर आपको कष्ट था तो आपातकाल जिसको आप संविधान की हत्या दिवस रूप में मना रहे हैं, ये तो उस समय भी उतना ही बड़ा सवाल था। और तब चौधरी बंसीलाल की जो भी संलिप्तता थी इमरजेंसी में, वो सबको पता है, उससे कौन नकार देगा। तो आपने केवल इस नारे का जिक्र किया, और आपका साहस कैसे हो गया? आप इतने अपने आप को बन मानते हो कि हम बड़े ही सिद्धांत की राजनीति करते हैं, तो आप क्यों गए थे वहाँ उनके दरवाजे पे? तो गठबंधन जितनी बड़ी जरूरत चौधरी बंसीलाल की थी उतनी भाजपा की भी थी। बंसीलाल जी की तो कम थी सर, इनकी ज्यादा थी। इनकी ज्यादा थी। बंसीलाल जी के लिए तो जीवन की ऐतिहासिक भूल हुई इन लोगों के साथ तो गठबंधन ये करना। तो ये चक्कर क्या है कि ये हर एक को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस पर चढ़ते हैं और फिर उसको अपमानित करते हैं। मैं इनसे कई बार मतलब मेरा ये सवाल होता है कि आपकी शिकायत किस चीज़ से है? हरियाणा में एक छवि ये बनी थी चौधरी भजनलाल की, जो मनोहर लाल जी ने भी पुष्टि की, ऐसी छवि बनी थी। हम नहीं कह रहे कि वो क्या थे, उनको भ्रष्टाचार से जोड़ के देखा जाता था। चौधरी बंसीलाल को तानाशाही से जोड़ के और आप इमरजेंसी से जोड़ के देखा जाता था, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को महम कांड की वजह से जोड़ा जाता था। और तीनों ही नेताओं से भाजपा ने गठबंधन किया, सरकार में पार्टनरशिप करी, जूनियर पार्टनर के रूप में रहे और अपने आप को आगे बढ़ाया। कहाँ सिद्धांत है बीच में? यहाँ कहीं भी नहीं है। जब आप गठबंधन कर ही रहे हैं तमाम चीज़ों के जानने के बावजूद, इसका मतलब आप उन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो। तो मनोहर लाल जी का मुझे ये लगता है कि उनको जो ये अतिरिक्त भरोसा जो मिल रहा है ना दुनिया भर का, फिर लोग कहते हैं कि सुपर सीएम है, वो मना करेंगे। अभी संजय भाटिया ने कह दिया कि वो तो 2 साल पहले से सोचने लगे थे, मतलब कोई तैयार कर रहे थे। ये बात मतलब किसी के हजम हो सकती है जी कि वो मुख्यमंत्री पद है ना? छोड़ना चाहते फिर उनसे पूछा गया जी क्या संजय भाटिया जो कह रहे थे वो सही? बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो संजय भाटिया ने कहा, मनोहर जी ने मोहर लगा दी। अतः सिद्ध होता है कि चौधरी मनोहर लाल जी ने है ना अपनी मतलब उनको सत्ता से प्रेम है नहीं किसी भी तरह का, और उन्होंने त्याग की भावना का परिचय देते हुए मोदी जी से आग्रह किया कि अब आप नया नेतृत्व तैयार दे दो और वो नेतृत्व नायब जी के रूप में दे दो। हाँ, मोदी जी ने कहा कि मोदी जी सुनते रहे 2 साल तक, उनको लगा कि नहीं बस इन्हीं से काम चल जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये काम भी आप कीजिए नया नेतृत्व देने का। तो इनके जो सहायक थे लंबे समय से, संगठन मंत्री के समय से, इन्होंने उठाकर उनको दे दिया। त्याग देखो आप, त्याग देखिए। और उस समय भी लोगों की भावनाएं, जो इतने बड़े बड़े नेता थे, वो भी आहत हुई होंगी कहीं। तो अन्याय तो क्या, या तो फिर मतलब आपने औपचारिकता की होगी, विधायक दल की बैठक बुला ली, ये कर दिया, लेकिन सच में क्या रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और भी पूरी लिस्ट है, वो नायब सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में मानने से दिल से बैठे तो मजबूरी में बैठते तो सारे ही हैं। ठीक है, अब उन्हें कल कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, सारे बैठे ही थे, मजबूरी में बैठना ही पड़ता है। हाँ, तो क्या करें, वो होता है राजनीति में बहुत सारी चीजें। तो उस दुख को उन्होंने, वो जो नायब सिंह के रूप में जो दुख का पहाड़ इन लोगों के दिलों पर रखा था, वो झेलना पड़ा उन्हें। और अभी भी वो ये कामना कर रहे हैं किसी तरह से, शायद जैसा निर्णय इन्होंने त्याग की भावना दिखाई थी, गुरु ने ऐसा शायद शिष्य भी दिखा था कि जी बहुत हो गया, मेरे से नहीं चल रहा है, मेरे से नहीं चल रहा। तो इनके ना अजीब कहानी है। तो मैं बता रहा था, प्रचारकों की गाथा जो है, इनका मनोविज्ञान और किस्म का है। एक प्रचारक ने यूपी में पूरी भाजपा की आरएसएस की ऐसी तैसी करा रखी, आदरणीय चंपत राय बंसल जी ने, कि वो भी बड़े तुनक मिजाज हैं। ये प्रचारक आपको ना दुर्वासा टाइप, भृगु टाइप, गुस्से में पता नहीं कितना इनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है, और बताया इनको ये क्या कि बाहर जो मुंह से निकलेंगे शब्द वो मधुर होने चाहिए। तो उसमें एक नकलीपन है। मनोहर लाल जी कुछ भी बोल देते हैं। और उस बच्ची ने पूछा कि जी हमारा टोल पे हम जॉब करते हैं और हमारे, आप एक बात देखिए सर, मैं उस बच्ची की जानता नहीं कौन है वो बहन, लेकिन उसने कितने सभ्य शब्दों में और कितनी मतलब लाचारगी थी उसकी बात में सर, कि हमें मतलब क्यों आपने बेरोजगार कर दिया। तो वहां से उन्होंने एक वाक्य और दे दिया हरियाणा के लोगों को चर्चा करने के लिए। हरियाणा में बेरोजगारी, हरियाणा में कोई गरीब नहीं है, गरीबी नहीं है कोई। असल में हरियाणा में कोई गरीब है ही नहीं।
जो कि जो जहाँ रहते हैं मनोहर लाल जी, जिस वातावरण में और जिस पुश्तैनी परंपरागत वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और सेठों के बीचों में रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि जैसा माहौल यहाँ है वैसे सारे प्रदेश में होगा। तो गरीबी जैसी कहाँ, घोड़े को चश्मा नहीं बना देते हैं, हरा दिखता है। तो अब अगर गरीबी नहीं है तो भाई आपका मतलब बीपीएल का मैंने आंकड़ा सुबह देखा था तो 67% है, 67% गरीबी की रेखा से नीचे है। पहचान उसकी ये बताई कि 1,80,000 रुपये वार्षिक पारिवारिक आय जिनकी है, जिनसे नीचे है वो सब गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो वो लगभग एक परिवार की आय बैठती है 15,000 रुपये महीना। और मैं कहता हूँ कि 1,80,000 आपने कर दिया, जो 2 लाख है जिसका या 2.5 लाख भी है, वो भी कौन सा अमीर हो गया? इनके हिसाब से तो है वो अमीर। तो 67% तो आ जाते हैं इसमें 1.80 लाख से नीचे, और बाकी आप तय कर लो क्या रखेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि इस हिसाब से जो सरकारी मानक है 80% लोग हरियाणा जैसे विकसित प्रांत के आज भी गरीब हैं। 67 तो वो हैं रेखा के नीचे हैं, और जो रेखा के बिल्कुल सीमांत पे हैं उनको भी अगर उसमें काउंट करें तो 80% ही जा रही। लेकिन अब मनोहर लाल जी ने पता नहीं किस तुनक में कह दिया तो कह दिया, है ना। अब वो ना कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों कह दिया, या कहेंगे तो फिर वो कह देंगे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, संदर्भ नहीं देखा, इधर उधर देखना चाहिए था मैंने क्या कहा है। या मैं तो हरियाणा के लोगों का प्रोत्साहित कर रहा था उनको कि भी आपने आपको अब आप धनवान समझिए और कैसे आगे उसके लिए प्रयास कीजिए। मतलब कोई भी कहानी, कोई निबंध का कोई भी हिस्सा वो रच देंगे इस मामले में। पार्टी में कोई बिल्कुल चुप्पी है, कोई भी तो नहीं कह रहा। अब किसी इनके मंत्री से, मुख्यमंत्री से कहलवा दो कि भाई हरियाणा में गरीबी नहीं है। अब जब चेले का तो फर्ज बनता है, नैतिक दायित्व है कि गुरु की बात को आगे बढ़ाए। तो क्या नायब सिंह ये कहने की स्थिति में है आधिकारिक रूप से कि हरियाणा में गरीबी नहीं है? और अगर गरीबी नहीं है तो भाई इसका श्रेय आप अकेले तो ले नहीं सकते, ये तो चौधरी भजन लाल को भी देना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा चौधरी बंसी लाल को देना पड़ेगा। हो क्या रहा है धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस से नहीं निकली, और सब लोग कांग्रेस से निकले हैं। और कांग्रेस के प्रति इनके मन में इतनी नफरत है, इतनी घृणा है कि जिन लोगों ने इनका साथ भी दिया और वो कांग्रेसी अतीत में रहे हैं, तो उनको ये अपमानित करने से बाज नहीं आते। ये है इनकी मूल, लेकिन सर मनोविज्ञान में इनका तो चलो मान लिया ये मनोविज्ञान है, लेकिन ये जो लोग अपने बाप दादाओं का नाम का खा रहे हैं, करोड़ों के फार्म हाउसेज में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, इनका तो मुझे लगा टॉयलेट में भी एसी लगा के रखते होंगे ये लोग। ये जो अपने बाप दादाओं का नाम का खाते हैं, जब इनका कोई आदमी जो अब बाप दादाओं का इनका अपमान करता है, ये मतलब ये इतने जलील कैसे हो गए सर? ये बोल ही नहीं पाते हैं। ये आपने अपने वक्तव्य में सारा साफ कर दिया कि उनके नाम का खा रहे हैं, तो खाना कैसे छोड़ें? मतलब अरे कम से कम उसकी औलादें हो तुम यार, अपने कम से कम अपने पूर्वज की, मतलब अपने पिता की, दादा की मतलब उसको इज्जत रख लो यार, उसके नाम की तो मतलब इज्जत रख लो कम से कम। अब ये बात तो उनकी समझ में आनी चाहिए ना, उनकी तो समझ में आ नहीं रही। और मोदी जी का जो कहते हैं ना देश देख रहा है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भी जनता देख रही है हरियाणा की। जनता इन्हीं को एक बार हरा देती है, फिर इन्हीं के लुटती है इन्हीं के हाथों में। इनको भी पता है कि कहीं नहीं जाएंगे। यही जो एक्टिव पॉलिटिशियन है, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, मैं कई बार कहा है ये धंधा है, और लोग धंधे को आसानी से नहीं छोड़ते। तो छोटी मोटी जो इस तरह के जो अपमान होंगे ना, या इससे बड़े भी होंगे, धीरे धीरे वो भी टेस्ट करते रहते हैं थर्मामीटर लगा के, इस पे नहीं बोला फिर अगला प्रयोग कोई आ जाएगा। तो वो टेस्टिंग चल रही है। इनसे कोई भी आशा करना व्यर्थ है कि इनके बुजुर्गों का अपमान होगा तो इनको कोई क्रोध आएगा, ये उसमें आवेश में आकर कोई निर्णय तो लेंगे। लिख रखा था नहीं है। कोई कालीरमन जी हैं संडुआ गांव से, उन्होंने लिख रखा था कि बंसीलाल जी तो बेऔलादे मर गए भाई, कि इनके नाम का जो खा रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं बंसीलाल जी से। नहीं तो आदमी कम से कम बुजुर्गों का अपमान होता है तो बोलता है, चुप कराता है उसको, यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं किसी को। नहीं अब भाई हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब किसी चीज़ों का अर्थ नहीं है, जब देश का रक्षा मंत्री सदन में खड़ा होकर झूठ बोल सकता है। हाँ कमाल है सर,
कहते हैं कि संसद में बोला गया हर शब्द सच होता है सर, और रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कह रहे हैं विपक्ष को कोसते हुए, सवाल पूछना है तो ये पूछा जाना चाहिए कि हमारी कोई क्षति तो नहीं हुई, और फिर रात के अंधेरों में चुपचाप जाके आप वार मेमोरियल पे 6 लोगों का नाम दर्ज करके आ जाते हो। 13 महीने वो हमारे सैनिक गुमनाम रहे, जबकि उनका नाम तत्काल लिखा जाना चाहिए था, और इतना बड़ा झूठ आपने वहाँ संसद में बोला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसी बात पे झूठ बोलने पे यही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने तो खुद ही देश को बताया कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इतनी संसद बड़ी के अंदर झूठ बोलना मतलब कितनी बड़ी बात है सर। और वो संसद कि जहाँ देखिए जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी ने वहाँ नतमस्तक नहीं हुए कि वो साष्टांग दंडवत करके, ये इन्होंने किया था। इन्होंने किया था। तो उस समय ये लगा था कि शायद संसद के प्रति और संविधान के प्रति बड़ी आस्था है। लेकिन रक्षा मंत्री नंबर 2 की पोजीशन रखने वाला कैबिनेट में व्यक्ति अगर सरासर झूठ बोलता है सदन में और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, हाल तो उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन चलो बेशर्मी की पराकाष्ठा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चुप्पी ऐसा कोई नहीं बोल रहा है इस मसले पे। राजनाथ सिंह ने जितना बड़ा अपमान किया है शहादत का, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ भी वही है कि एक बेटा विधायक और मंत्री है, एक संगठन में उपाध्यक्ष बन गया है, खुद अपने रक्षा मंत्री हैं, तो खा रहे चलो जब तक चल रहा है। तो ये इनको देश प्रेम, समाज का प्रेम या परिवार का प्रेम, इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए लोग। और प्रधानमंत्री मन की बात में इसका जिक्र भी नहीं करते ना, वो नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में 6 लोग शहीद हुए, मन की बात। बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था और उसके नीचे लिखा था कि कितने काबिल हैं हमारे मंत्री। तो राजनाथ सिंह से कोई प्रश्न पूछा किसी ने कि भाई ये जमायते कुछ करके है संगठन, या आपके उसमें है क्या प्रतिबंधित संगठनों में, तो उन्हें नहीं पता था। तो वो अपने सचिव की ओर देखते, हाँ बताओ, तो उन्होंने कहा कि है। तो उसने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि जी फिर आपकी वो जो सूची जा रही है गृह मंत्रालय की, उसमें तो नहीं है उसका नाम, है नहीं है, मतलब अब क्या करोगे आप ऐसे लोगों का? तो वो हम कितनी बार तो हमें शर्म आने लगी कि हम इनको बेशर्म कहते कहते हमारी शर्म उतर रही। वो ने कहा था कि आज के दौर में गिरे हुए लोग गिरे हुए लोगों की तारीफ करने में लगे हुए हैं। हम यही चल रहा है इस देश में। कई बार आप ये देखो, देश के लाखों बच्चे मतलब इनसे तंग हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना तो दूर से उसकी तारीफ में उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं। इनको पता नहीं। अब देखिए संभव नहीं था कि 1947 में अगर जवाहरलाल की जगह नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता, पर लेकिन कोई था ही नहीं उसमें नरेंद्र मोदी। ठीक है सर, अब तक तो लोग पत्ते बांध के नाच रहे होते पाषाण युग में पहुंचा ही देते ही हमें। अभी यात्रा जो की है सेशल्स में, उसका हाईएस्ट जो सम्मान है वो मिला है उनको। हाँ, वो 4 दिन पहले ही बनाया सम्मान। अच्छा। उस सम्मान की कहानी मैंने पढ़ी, वो पहले नहीं था, 4 दिन पहले उसका निर्माण हुआ। बनाई अभी बना इनके लिए, और पहले प्राप्त करता यही है। तो 34 हो गए इनके अंतर्राष्ट्रीय ऑनर अब तक जो मिले इनको। तो उस छोटे से देश को भी ये पता चल गया कि सम्मान के प्रति कितना प्रेम है नरेंद्र मोदी जी का। तो उन्होंने फटाफट वो एक नया कर दिया, और वो शुरुआत इन्हीं से हुई है। इजराइल ने भी ऐसा किया। उसमें जल्दबाजी में ये हुआ कि वो जो मोहर बनी हुई है ना उसकी, उस पर सेशल्स की स्पेलिंग गलत है, ओहो, और रिपब्लिक की भी स्पेलिंग गलत है, जल्दबाजी में हो गया। और लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद यहाँ से बनवा के भेजा था, यहाँ वालों की अंग्रेजी कमजोर है। क्योंकि सेशल्स की जो स्पेलिंग है, मैंने भी 2-3 बार ट्राई करी, वो नहीं होती। SCYCHLLES कुछ ऐसी है। अब हमारा तो सेचलस बोल लेगा उसको, और वो है अजीब, गलत छप गई उसे। हाँ, गलत छपी हुई है। आ गया सोशल मीडिया पर, आ रही फोटो आ रही है उसकी, लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि उस अवार्ड पे ही उस देश का नाम गलत लिखा हुआ है। और उसमें एक रहस्योद्घाटन ये भी हुआ है कि ये जो देश है, क्षमा करना उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उच्चारण बहुत मुश्किल है, तो वो जो देश है वो काले धन का सबसे बड़ा अड्डा है स्विट्जरलैंड के बाद। ओह, तो लोग ये भी जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं, चलो वो इस तरह से तो नहीं कह रहे कि इनके मित्रों का धन वहाँ है, वो ये कहते हैं कि अब आप गए हो प्रधानमंत्री जी, तो और तो वहाँ कुछ है नहीं सिवाय समंदर है और मछली है।
अगर आप वहाँ से ये आंकड़ा ले आए कि भाई जो हमारा धन यहाँ है काला धन, और वो उसकी कोई प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ वापस आने की, तो बड़ा काम होगा। अब पता नहीं मोदी जी ने उनसे कहा कि नहीं कहा, पता नहीं लेके आएंगे जमा करवाएंगे, तो पता थोड़ी चलता है। हाँ, राजनीति के ऐसे राज होते हैं जो कभी बाहर ही नहीं आते। तो अभी जो है करीब 100 देशों की यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है शायद, है ना, और 100 में से 34 यानी 33% देशों ने उनको सम्मानित किया है। अब राष्ट्रीय चिंता का विषय ये है कि जिन 66% देशों ने सम्मानित नहीं किया, उनके साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे और कैसे होने चाहिए, कि उन्होंने क्यों नहीं सम्मानित किया। तो अब अगर विदेश के लोग भी ये मानने लगे कि ये प्रधानमंत्री की कमजोरी है, और इस जल्दी अब पता चल जाए ना कि कोई मेहमान आ रहा है और अचानक पता चले कि भाई वो तो जलेबी खाने का शौकीन है, तो फटाफट वो तेल की कढ़ाई चढ़ाई बेसन वेसन गोला बना के जैसी तैसी मिली और वो पकड़ा दी ले भाई। तो मुझे मतलब हर चीज को मतलब इन्होंने इतना प्रहसन बना दिया, इतना हास्यास्पद बना दिया है कि बहुत गंभीर बातों पर भी अब हम गंभीर नहीं होते, हंसी आती नहीं। इन पे आप कूद नहीं सकते सर, इनके मजे ही लिए जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि रोजाना करना है इनको तो ये काम, और रोजाना फिर आप मतलब दिमाग पे प्रेशर नहीं डाल सकते, इनका तो आनंद ही लिया जा सकता है जी। बिल्कुल। और इन पे जब हमला होता है ना इस तरह का, इनकी चुप्पी बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसी मतलब सांस ही नहीं लेते कि कहीं है, रत्ती भर इनका अस्तित्व मिट जाता है उस समय। और जैसी ही अचानक कोई एकदम कोई बात हो जाए ना जिसको ये मानते हैं बड़ी उपलब्धि है, सारे पूरे देश के सड़कों पर निकल आएंगे फटाफट। या राहुल गांधी कुछ कह दे अभी ऐसे में, अब हमें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं नहीं दिख रहे। राजनाथ दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, राहुल गांधी लापता है, राजनाथ वाला मामला है, ये मंदिर वाला मामला है, उधर मोहन सिंह वाला मामला है, उधर राजस्थान की उधर भरत तिवारी उधर भरत तिवारी का मामला है। सारे देश में इतने मामले हैं कि बचाव की मुद्रा में है और सांस नहीं ले रहे, कहीं से भी सरसराहट नहीं हो रही रत्ती भर। और ऐसे में राहुल गांधी कुछ ऐसा कह दे, ठीक है ना, तो आप ये देखना कि पन्ना स्तर तक प्रमुख सारे निकल आएंगे बाहर, दे पुतले जलाओ, ये करो वो करो, हमारे रोहतक का विमानी स्टैंड, सोनीपत स्टैंड कोई नहीं छोड़ेंगे, और सनातन द्रोही है, फलाना है, ढिमकाना है। भैया संतोष दुबे जिसने कार सेवक के रूप में अपने दिमाग पर गोली खाई, छाती पे गोली खाई, वो चंपत राय के विषय में क्या बात कह रहा है हम नहीं कह सकते। इनका कांग्रेस का इनका कोई विरोधी वो भी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं बिगाड़ रहे। क्यों नहीं कर रहे जी, बोलेंगे नहीं। सच इनको है ना, सच से बहुत डर लगता है। हाँ। और चुप खामोश हो जाते हैं ये। इवन चंपत राय जैसा, खुद चंपत राय ये नहीं कहेगा कि संतोष राय झूठ बोल रहा है, संतोष दुबे। तो मुझे धर्मेंद्र जी, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल एक फोन आया, अपने त्यागी बंधु थे वो यूपी के, बोले त्यागी जी, त्यागी आपस में एक दूसरे को त्यागी जी कहते हैं, त्यागी जी आप एक दूसरे को सम्मान नहीं दोगे तो कौन देगा। मैंने बताइए, बोले हमारे समाज ने पिछले कुछ अर्षों 20-30 वर्ष में 2 संत दिए हैं, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम और एक यति नरसिंहानंद। ये भी हाँ, ये भी त्यागी समाज से और बिजनौर से ही हैं। बिजनौर से तो पता नहीं, मेरे गाजियाबाद से होंगे, है ना। और चंपत राय बिजनौर से, हाँ, चंपत राय भी बिजनौर से हैं, पर वो त्यागी नहीं है, वो बंसल है। तो वो त्यागी जी तो त्यागी जी में इंटरेस्ट ले रहे थे ना। बोले इन दोनों के विषय में आपकी क्या राय है। मैंने भाई प्रमोद कृष्णम तो भाई इतना चर्चित चेहरा है कि लोग जान ही गए उनकी असलियत क्या है। एक जमाने में उन्हें लोग मुसलमानों का साधु बोलते थे, संत। इतने उन्होंने शायरी याद कर ली थी और मेरे कुरान शरीफ और हदीस सारी याद हो गई थी उनको। जहाँ जाते थे वो यही करते थे, मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा हित संरक्षक कोई था तो वो प्रमोद कृष्णन था। और आज वो भारतीय जनता पार्टी में। दूसरे वाले जो हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने ऐसी पोल पट्टी खोली है चंपत राय की कि सारा आरएसएस जो है इस समय, मतलब गर्मी 42 डिग्री पे है पर वो रजाई ओढ़े सो रहा है, मुँह से लपेट के बाहर आने को तैयार नहीं। मतलब इतनी भयंकर बातें की हैं। तो मैंने भाई दो लोग आपने दिए थे समाज ने, हमारे धर्म, सनातन धर्म को, दोनों ने अपनी भूमिका अदा कर दी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, है ना। तो संतोष दुबे हो और, लेकिन प्रमोद कृष्णन तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मोह लगा हुआ आदमी। नहीं, वो भी उसके कौन से अवतार आने थे, कल की मंदिर में गए थे वहां पे। तो
बस सही है, चल रहा है इनका, त्यागियों से बढ़िया। बच के रहो। तो हर समाज का योगदान है राष्ट्र निर्माण में, तो संत रूप में 2 लोग दिए तो उसके लिए बधाई है उनको। पर मैंने कभी नहीं सुना था, इतनी उम्र होगी हमारी, कि भारत की राजनीति की भाषा ये हो जाएगी, बाकी किस स्तर पर आ जाएगी। योगी को समझ नहीं आ रहा कि वो राम मंदिर के चंदा चोरी को कैसे डिफेंड करें। वो कल कह रहे थे कि पहले यूपी सरकार का पैसा कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के लिए जाता था, हमने उसको मंदिरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो लोग कह रहे हैं कि काका मंदिरों की तरफ नहीं, स्कूलों की तरफ डाइवर्ट कर रहा था। नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एक लेटेस्ट वीडियो देखिए कि वो जो 14-15 बच्चे मरे थे, उनमें से वो किसी जिस माँ ने बच्चा खोया था उससे बात कर रहे हैं और उसको डांट रहे हैं कि भाषण मत दो, भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो इतना संवेदनशीलता से परे लोग हैं, इतने क्रूर, इतने निर्मम बात कोई कह देगा जिसका बच्चा मरा 14-15 साल का, और उसको मुख्यमंत्री कह रहे कि भाषण मत दो। अरे उस समय क्रोध है, बहुत दुख है, क्षोभ की स्थिति है, माँ की व्यथा कौन समझ सकता है। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो आप मनुष्य होने के नाते आप मुख्यमंत्री हो। लेकिन ये जलील तो रोजाना हो रहे हैं जी। कभी वो इनका मोहन यादव पकड़ा जाता है हाँ, जमीन घोटाले में, कभी इनका कोई मंत्री खीरे की सब्सिडी खाता पकड़ा जाता है रोजाना। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा ये, मतलब डिफेंस करें भी कैसे करें अपना। कोई नहीं बच रहा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो चलो चीजें सामने आ गई और अभी भाजपा के लोग ही मदद कर रहे हैं। और ये कितने इनके जी हैं सब, मतलब सबके जलील जी के किस्से हैं इनके अलग अलग तरह के। सब पूरे जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, भ्रष्टाचार की स्थिति जो कांग्रेस के जमाने में थी उससे ज्यादा ही है, उससे आगे ही लेके गए। हाँ, लेकिन इनके यहाँ स्वीकारोक्ति नाम की चीज नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन चीजों को। और जो कई बार मैंने कहा कि पूरी बेशर्मी से, पूरी नंगाई के साथ छाती ठोक के ये कहेंगे हम तो करेंगे, तुमसे जो हो वो कर लो। एक बुजुर्ग ने कहा सर कि बीजेपी इनको ऐसे करने से रोक क्यों नहीं रही, या बीजेपी, वो बोले भाई इनको पता है कि एक बार ये सत्ता से चले गए ना दोबारा आने नहीं है, तो ये अपना जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये मायावी संगठन है, आप इनसे पूछो ना तो ये कहेंगे संगठन देख रहा है। हाँ, वो किसी को नजर नहीं आता संगठन है कहाँ। संगठन से पूछो कि भाई आप क्या कर रहे हो, कि पार्टी का मामला है उनका, वो तो कह रहे हैं भैया आप देख रहे हो, बोले नहीं जो हमारा कोई लेना देना। लेकिन इनको खराब तो कर दिया सत्ता ने सर। ये लोग जंगलों में घूमने वाले, ये पैदल भिक्षार, अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत पैसा बो गया। तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी समय कह दिया था। उनसे किसी ने पूछा था, उनके सामने तारीफ कर दी अटल जी के सामने किसी अच्छे नेता ने कि जी संघ के जो लोग हैं बड़े सादगी सरलता से रहते हैं, बोले अभी सत्ता से वास्ता नहीं पड़ा और फिर देखना। तो वो जो कह गए थे अटल जी वो सब सत्य है। उन्होंने एक बात और भी कही थी सर कि सत्ता एक ऐसी भी हो, चरित्र एक जैसा ही होता है। हाँ, सत्ता का चरित्र एक होता है, वो सुलझे आदमी। इसीलिए तो ये संघ के सारे लोग ना सामने नहीं कहेंगे, अंदर ये कहते हैं कि असली कांग्रेसी थे, कोई आधा कांग्रेसी बताता। एक अभयराम दहिया जी हैं जी, हाँ, भाजपा के नेता रहे, चुनाव लड़ा उन्होंने, संगठन मंत्री सोनीपत से। हाँ, वो किस्सा सुनाते हैं कि ये मनोहर लाल जी भाजपा के संगठन मंत्री थे, ये बंसीलाल जी से मिलने गए थे। अब ये तो कह रहे हैं कि मैं शर्तें तय करने गया फलाना दिखड़ा, वो तो अलग थ्योरी है इनकी। लेकिन अभयराम दहिया जी बताते हैं कि इन्होंने अपना पर्ची भिजवाई बंसीलाल जी के पास कि भाजपा के संगठन मंत्री मनोहर लाल आए हुए हैं। तो उन्होंने पढ़ा और वो जो पर्ची लेके आया था उस भाई को कहा कि इनको फिर अभयराम दहिया जी के पास भेजो, हमारा संगठन मंत्री वो है, उनसे मिले, मेरे पास क्या करने आए हैं। और इनसे बिना मिले इनको, मतलब ये वहां से बिना मिले वापस आए थे सर। तो ये तो बंसीलाल जी का, हाँ, तो वो तो अक्खड़ स्वभाव था उनका, बिल्कुल सच, वो उनसे बातें बनाई नहीं आती थी। और मैं हैरान हूँ कि उनके सामने कोई मतलब भाजपा का अनजाना सा संगठन मंत्री ये मतलब शर्तें तय करवा रहा है कि जी हम आपके साथ शर्तें, पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और मतलब क्या कहानी है। कुछ नहीं है धर्मेंद्र जी, आडवाणी जी, अटल जी, चौधरी बंसीलाल का उनका राब्ता था, उनकी इज्जत भी करते थे। और हरियाणा में भाजपा के एक बड़े नेता थे सीताराम सिंगला, वो उनके मुंह लगे थे चौधरी साहब के। तो जो भी कोई बात हुई है वो इन्हीं लोगों के थ्रू हुई है। हो सकता है, मैं ये नहीं करा कि मनोहर लाल जी झूठ बोल रहे हैं, उनको कह दिया होगा संगठन मंत्री हो तो आपका भी दायित्व जाकर बात कर लो। लेकिन
मेरा सवाल यही है कि इसके अलावा और क्या क्या बातें हुई थी वो भी बता देनी हाँ, वो चाहिए। भी कर दो अब, सिर्फ ये बात तो है नहीं। लगे हाथ खुलासा। इस जो भेंट हुई थी 96 में, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग हम लोग लेकिन सिर्फ दकी का कोई मोल नहीं होता, जिसके माथे चावल लग जाता है उसकी सर झूठी बातें भी सच्ची। चौधरी बंसीलाल वो आदमी है कि नरगिस दत्त जैसी एक्ट्रेस उस जमाने की है, और चिट पहुंचवाई अंदर, वो मिले ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था नरगिस दत्त कौन है। राज कपूर को उन्होंने कह दिया था क्या कोई ड्रामा कंपनी में काम करते हैं क्या, भाई नहीं थे, वो फिल्मी टाइप के आदमी नहीं थे। फिर नरगिस जब बैठी राज्यसभा में उनके साथ में आके, ये किस्सा बड़ा मशहूर है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कार्यालय में आई थी और आपने मिले नहीं थे। बोले काम हो गया था ना बहन जी। नरगिस को बहन जी कहने का साहस और नैतिक साहस बंसीलाल में था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आदमी वही हुए हैं। अपना दिल टटोल के देख लेना, ये हिम्मत बंसीलाल कर सकता था। इस देश के राजनीति में शायद ही किसी के पास हो कि वो नरगिस को ये कहते कि बहन जी काम हो गया था। इस बहन जी शब्द को कोट एंड कोट कर रहा हूं मैं, ये होता चरित्र। और वो मानते भी थे जी, बिल्कुल नहीं, उन पर उंगली नहीं उठा सका कोई। देखो हरियाणा में बहुत लोग हुए हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियां हुई हैं। 10 साल ये अपने मनोहर जी भी रह गए मुख्यमंत्री। अगर कोई आदमी जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया और जो चरित्र का भी सच्चा था, वो केवल चौधरी बंसीलाल जी थे। चौधरी बंसीलाल का दोहरा व्यक्तित्व नहीं था, वो जो थे उन्होंने कभी, मतलब अगर उनमें उनकी जो तानाशाही की बात होती ना, उनकी तानाशाही सिर्फ इतनी थी कि वो कोई प्रोजेक्ट ले लिया मान लिया उन्होंने, और मान लिया उसमें फंड की कमी आती, तो वो ये कहते थे अधिकारियों से, ये छोड़ो, मैं ये सुनना नहीं चाह रहा, ये जो बाकी फंड पड़ा ना इसका कोई यूज नहीं है 2 साल का, इसमें डाइवर्ट कर दो आप। मतलब उनको काम की धुन थी, उनकी तानाशाही प्रोडक्टिव थी। मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने चलो चौधरी बार बार आ रहे, चौधरी नरेंद्र मोदी को पिछले 12 वर्षों में जो इन्होंने तानाशाही के कारण ये बदनाम हुए, अगर इसमें कुछ देश को लाइन पे ले आते तो फायदा था जी। भाई 18 महीने की इमरजेंसी में लोग घड़ी और ट्रेन को मिला लेते थे। ऑफिसों में कहते हैं लोग टाइम से जाने लग गए थे, तो कुछ इमरजेंसी के फायदे हुए थे, बहुत सारे नुकसान होने के बावजूद भी। तो ये जो आपका, आप पे भी, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप डेमोक्रेटिक हो। अभी कौन सी अफसर, अब कौन सा, तो आपने इन 12 वर्षों में तो आप इस देश को बिल्कुल कहीं से कहीं पहुंचा देते, और तब लोग शायद आपकी इस तथाकथित तानाशाही की भी प्रशंसा कर लेते। लेकिन देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया जी। हाँ, देश को तो सोशल हार्मोनी खत्म कर दी भाई। जिस देश के नागरिक, आप किसी से मिल लो, धर्मेंद्र जी, ऑलमोस्ट लोगों से आप मिल लो, वो लोग कहते हैं कि हमारे देश के लोग डंडे के यार हैं। इसका मतलब तानाशाही के खिलाफ कुछ नहीं, तानाशाही से इन्हें कोई परहेज नहीं है। चला रहे जी डंडा, सरेआम चला नहीं रहे मोदी जी। तो ऐसे देश में जहाँ जनता ये मानती कि ब्रिटिश राज बहुत अच्छा था और डंडा ही एक इलाज है, ऐसे में आप अपनी सॉफ्ट डिक्टेटरशिप के जरिए हिंदुस्तान को कहीं से कहीं ले जा सकते थे, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। बंसीलाल की तानाशाही अगर थी तो वो ये थी कि वो प्रदेश के हित में थी, और वो योजना 24 घंटे के अंदर वो कह देते थे कि सड़क बना दो। पंजाब ने सड़क रोकी थी, उन्होंने कहा बनाओ सड़क, अपने अलग हो सकता है उसके लिए एस्टिमेट आने दुनिया भर के, ये देखने वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाएंगे, लेकिन वो ये कहते थे ये होगा तो होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ऐसा नहीं है कि जिन देशों में तानाशाही है वो बिल्कुल खत्म हो गया इतिहास से, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, चाइना देख लो आप, है ना। तो आप अगर उसका कोई प्रोडक्टिव यूज कर पाओगे उस डिक्टेटरशिप का, सो कॉल्ड का, तो देश के हित में होगी, तो उसका लोग सम्मान करेंगे। असल कहानी ये है। सही बात है दोस्तों। राजनीति के अपने नफ़े नुकसान होते हैं, राजनीति का अपना एक चरित्र होता है और राजनीतिक लोगों के भी अपने चरित्र होते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल जी से गलतियां हुई होंगी, ऐसा नहीं कि वो गलतियां नहीं कर सकते, कोई इंसान संपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन चौधरी बंसीलाल पे उंगली वही आदमी उठा सकता है जो अपने गिरेबान में अपने आप को झांके एक बार। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे पुरुष वो पैदा हुए हैं जिन पे कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, जिन पे कभी चरित्र के पतन के आरोप नहीं लगे। चौधरी बंसीलाल हरियाणा को एक नए ऐतिहासिक मोड़ पे लेके गए, हरियाणा को डेवलप एक प्रदेश बनाया, और एक समय पे इंदिरा गांधी से लोग, दूसरे राज्यों के लोग डिमांड करते थे कि अगर बंसीलाल जी हमारे यहाँ होते तो हम तरक्की कर जाते। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि इतने बंसीलाल मैं कहाँ से लाऊं, और उनके बारे में अगर कोई उनसे ऊपर का व्यक्ति टिप्पणी करे तो समझ आता है।
लेकिन राजनीति में इन बातों के कोई अर्थ नहीं है। राजनीति में दूसरों के दामन पे कीचड़ उछाल कर खुद के उल्लू सीधे किए जाते हैं। रही बात इन राजनेताओं के वंशजों की, तो ये लोग इतने आराम प्रस्त लोग हैं, इनको अपने बाप दादाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने आज की सत्ता सुख से मतलब है और ये सत्ता सुख लेते रहेंगे। राजनीति का स्तर ऊपर उठना चाहिए, लेकिन हो हमारे देश में उल्टा रहा है। पहले वाले से दूसरे वाला भला को आता है। पहले वाला जो आ रहा है वो और नीचे जा रहा है, और यही कारण है कि हरियाणा की जो तरक्की है उसको जंग लग चुका है। भ्रष्टाचार का यहाँ बोलबाला है। अफसर साहिब का आप ये देखिए कि आईएएस कितने जेल में जा रहे हैं अब रोज़ाना। यहाँ पे बहुत पैसा है हरियाणा में, और इस हरियाणा को दोनों हाथों से नेता अफसर लूट के खा रहे हैं, और इस हरियाणा का कोई वालीवाज नहीं है। सही तो अगर आज बंसीलाल जी होते तो आज हरियाणा में सख्त ज़रूरत आज के समय उनकी थी, लेकिन वो तो जा चुके हैं। और आप ये देखिए कि आदमी को मरे हुए भी कितने साल हो गए, आज भी वो इन भ्रष्ट राजनेताओं की आंखों में खटकते हैं। लेकिन बंसीलाल जी तो बंसीलाल जी थे, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, और जो हैं उनका आप हाल देख ही रहे हो। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? कमेंट करना, अपनी राय ज़रूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।